नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के टॉपर विद्यार्थी की कॉपी को लेकर एक कड़ी चलाई थी। इस कड़ी में आज के सेशन में भूगोल विषय के टॉपर विद्यार्थी की कॉपी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस कॉपी के माध्यम से अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल विषय में किस प्रकार से लिखा जाए कि अच्छे अंक हासिल की जा सके, 100% अंक हासिल की जा सके। इसके लिए अपन टॉपर विद्यार्थी की कॉपी देखते हैं 2022 की। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल का जो एग्ज़ाम है ये 4 अप्रैल 2022 को हुआ था, सोमवार के दिन। इस विद्यार्थी को आप देख रहे हैं, भूगोल का पेपर 56 नंबर का होता है, तो इसको 56 में से 56 आए, क्योंकि 14 नंबर का सत्रांक होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से 56 नंबर का ही पेपर होता है। तो इस विद्यार्थी को 56 में से 56 आए हैं। देखते हैं इसने किस प्रकार से लिखा है, इसकी लिखने की शैली को देखते हैं, टू द पॉइंट देखते हैं, और आप भी इसकी लिखावट से ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखने से अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न आया था वो कुछ इस प्रकार से था, ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। इन्होंने आंसर दिया है झीलों व तालाबों के चारों ओर। दूसरा जो प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा प्रश्न देख रहा हूँ। दूसरा जो प्रश्न है वो है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। इन्होंने उत्तर दिया है 50 लाख से अधिक जनसंख्या। तीसरा जो प्रश्न था वो था नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है। इनका आंसर है ग्रिफिथ टेलर ने। चौथा प्रश्न है प्रवास का अपकर्ष कारक है। इनका आंसर है काम के बेहतर अवसर। पांचवा प्रश्न आया था सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। इन्होंने आंसर दिया है सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था ज्ञान आधारित उद्योग है। इन्होंने आंसर दिया है सॉफ्टवेयर उद्योग। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है। तो इसका आंसर है हेमेटाइट। आठवां जो प्रश्न था वो था खरीफ की फसल है। तो इसमें आंसर है चावल। नेक्स्ट प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। इन्होंने आंसर दिया है बिहार। इसी के साथ में जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। दूसरा प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है। इसमें देखिए, इसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटेविया 1000 स्त्रियों पर 85 पुरुष देश का है। दूसरा जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार से था, ब्राज़ील में कुछ कॉफ़ियों के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के जो बागान उनके लिए बोला है। तीसरा जो है वो इस प्रकार से है, भारत में वायु परिवहन की 1911 में इलाहा से नैनी के बीच हुई वायु परिवहन की, इस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ था। अगला है जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया। अरवारी है। फिर आगे है तीसरा प्रश्न जो है ये अति लघुरात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। इन्होंने दिया है एक मोबाइल और एक ईमेल। अगला प्रश्न है फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। इन्होंने आंसर दिया है वह व्यापारिक क्रिया जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं प्रत्येक विक्रय से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण भी दिया है फेरी और रेहड़ी, ऐसे कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तीसरा है स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं।
तो इन्होंने आंसर दिया है जिस देश में जन्म दरें व मृत्यु दरें स्थिर स्थिर रहती है उस देश में जनसंख्या स्थिर रहती है। इस प्रकार की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या पिरामिड दर्शाती है जो विकसित देशों का होता है। यह पिरामिड घटी आकार का होता है। इस प्रकार से इन्होंने आंसर दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न, आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? इन्होंने कहा है पाइपलाइन प्रणाली का सुझाव देंगे क्योंकि यह प्रणाली सबसे सक्षम व सुविधाजनक प्रणाली है। इसमें पदार्थ की सुनिश्चित आपूर्ति की जाती है। इसमें रेल व सड़क परिवहन की तुलना में कम लागत व कम समय लगता है। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है जो कुछ इस प्रकार से है। 9वें प्रश्न का दिया है अगला आंसर इन्होंने। तो 9वां प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 9 में पूछा है। तो ऊपर इन्होंने दिया है प्रश्न 4 के बाद में सीधा प्रश्न संख्या 9 आ गया है। ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, आप इसको आराम से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा है। 10वां प्रश्न फिर है। अगला प्रश्न को देखिए, बीच में कुछ प्रश्न छोड़े हुए हैं। 10वां है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो उन्होंने 2 कारक दिए हैं। एक तो दी है मांग और दूसरा है परिवहन। दोनों के बारे में लिखा है, ये आप देख सकते हैं। दोनों के बारे में डिटेल भी दी है। फिर है इन्होंने 11वां प्रश्न दिया है। 11वां प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 समस्याएं बताइए। तो इन्होंने ये समस्या भी बताई है। पहली समस्या बताई है कि ग्रामीण बस्तियों में स्वास्थ्य शिक्षा के साधनों का अभाव होता है, और दूसरी दी है रोजगार के साधनों की भी कमी होती है। फिर अगला इन्होंने आंसर दिया है 12वें क्वेश्चन का। 12वां जो प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि आर्थिक भूगोल की किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इन्होंने एक दिया है संसाधन भूगोल, दूसरा है कृषि भूगोल और तीसरा है उद्योग भूगोल। फिर इन्होंने जो प्रश्न किया है वो किया है 14वां प्रश्न को देखिए। 14वां प्रश्न है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इन्होंने ये लिखा है, ये इसका आंसर है जो आप देख रहे हैं। वह नगर जो अलग अलग नगरों के आपस में मिलने से बनता है उसे संगत नगर कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ये विद्वान का नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने ये सीमांत श्रमिक के बारे में भी लिखा है और नीचे मुख्य हेडिंग डालकर मुख्य श्रमिक के बारे में भी लिखा है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि वो स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसको आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने वापस बैक किया है और 8वें प्रश्न को किया है। 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ था। वापस 8वें का चलते हैं। 8वां प्रश्न था, ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने यहाँ दिया है, एक है सहद बस्तियाँ और दूसरा लिखा है इन्होंने प्रकीर्ण बस्तियाँ। आराम से आप इसको देखिए, इनके बारे में इन्होंने डिटेल भी दी है, आराम से आप पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद में इन्होंने फिर 6वां क्वेश्चन दिया है। 6वां क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम लिखिए। तो उन्होंने ये आर्थिक जो परिणाम है उनके बारे में लिखा है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2 परिणाम लिखे हैं, 2 पूछा 2 ही लिखे हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है 16वें प्रश्न का, और जो 16वां प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ था। देखिए इसको भी। 16वां प्रश्न था जो सेक्शन सी का है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने लिखा है वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ। 8वां प्रश्न थे, इन्होंने ये दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था, वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ लिखिए। तो वर्षा जल संग्रहण के जो 3 लाभ है वो उन्होंने लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं।
ये तीनों ही बिंदु दे रखे हैं, आप इन तीनों बिंदु के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि इन्होंने 4 बिंदु दिए हैं, आप चारों के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। 17वां जो प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था, विनिर्माण किसे कहते हैं? आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। तो इन्होंने ये विनिर्माण के बारे में लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और इनके साथ साथ में आकार के आधार पर इन्होंने 2 बताए हैं, एक कुटीर उद्योग और एक लघु उद्योग। ये 17 प्रश्न भी क्लियर हो गए आपके। इन्होंने दोनों की व्याख्या भी की है, कुटीर उद्योग की है, और यहाँ आप देख रहे हैं पूरी डिटेल दी है कुटीर उद्योग के बारे में, और यहाँ लघु उद्योग के बारे में भी डिटेल्स दी है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न दिया है, और 19वां जो प्रश्न है वो सेक्शन डी का है। ये इन्होंने दिया है 19वें में अथवा वाला, कच्चा माल वाला है। तो इन्होंने दिया है, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये इनके बारे में प्रश्न पूछा हुआ था, इन्होंने आंसर भी दिया है। एक कच्चा माल है उद्योगों की अवस्थिति के लिए, और फिर बिंदु डाला है बाजार, आप आराम से इसको देख सकते हैं। फिर तीसरा इन्होंने दिया है परिवहन, और चौथा दिया है शक्ति के साधन। इस प्रकार से इन्होंने यह बिंदु दिए है। अगला इन्होंने जो प्रश्न किया है वो वापस किया है 13वां। देखो इसमें इन्होंने सीक्वेंस तोड़ी है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नंबर पूरे में से पूरे आए हैं। हालांकि कोशिश करें कि जितना हो सके उतना सीक्वेंस के अनुसार ही हल करें। 13वां जो प्रश्न था वो था, बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने ये बाह्य स्रोतन का अर्थ वगैरह लिखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये 13वां प्रश्न हल किया है। 13वें के बाद में इन्होंने प्रश्न संख्या 5 किया है, वापस बहुत उठपटांग किया है, उसके बावजूद भी इनको पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। 5वां प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण लिखिए। तो इन्होंने खनन नगर के 2 उदाहरण दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। भिलाई है, सुंदरगढ़ है, रानीगंज है। ये इन्होंने 3 उदाहरण दे दिए हैं। इसके बाद में इन्होंने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है। चौथा जो प्रश्न था वो ये था, ऊर्जा स्रोतों के प्रश्न जो है वो इस प्रकार से था, ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बताने के लिए आप किन नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। इन्होंने एक दिया है सौर ऊर्जा का, दूसरा दिया है पवन ऊर्जा का। फिर प्रश्न संख्या इन्होंने 7 लिया है, और जो 7 प्रश्न संख्या है वो कुछ इस प्रकार से था। 7वें को भी देखिए। 7वां पूछा हुआ था, आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हो? किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। इन्होंने यहाँ 2 माने हैं, एक माना है कीटनाशकों और रासायनिक खाद का उपयोग, दूसरा माना है सिंचाई का उपयोग करना। इसके बाद में इन्होंने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास में। 20वां जो प्रश्न था उसमें इन्होंने रोपण कृषि के बारे में लिखा है। तो ये प्रश्न ये था कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की विशेषताओं व क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। तो इन्होंने ये रोपण कृषि की परिभाषा दी है। उसके बाद में इन्होंने इनके लिए कुछ बिंदु भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। 5-6 बिंदु डाले हैं। रोपण कृषि के क्षेत्र भी लिखे हैं, ये पूरे क्षेत्र है। इसके बाद में इन्होंने आंसर फिर दिया है 18वें प्रश्न का। 18वां प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ था। 18वें इन्होंने दिया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। तो इसका प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इन्होंने एक तो दिया है औद्योगिकरण, बिंदु जो दिए है, कारक जो दिए है, एक औद्योगिकरण दिया है, दूसरा दिया है नगरीकरण, आप आराम से इसको देख सकते हैं, रोक कर देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और तीसरा दिया है इन्होंने खनिज के बारे में। फिर इन्होंने प्रश्न संख्या 21 दिया है। 21 और 22 दोनों मानचित्र से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा है इसको भी अभी दिखाता है आपको। प्रश्न संख्या जो 21 और 22 है, 21 में पूछा गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो इन्होंने यहाँ मानचित्र में दर्शाया है इनको। देखिए, पहला पूछा था खेतड़ी, दूसरा उदयपुर, तीसरा सिंहभूम, चौथा भीलवाड़ा। तो इन्होंने ये उदयपुर, खेतड़ी, भीलवाड़ा, सिंहभूम ये आराम से आप देख सकते हैं, और इसमें
2 नंबर का ही था, 2 में से 2 आए हैं। फिर इसके बाद में जो 22वां है, 22वें उन्होंने दिया है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी उद्योग क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो देखिए ये विश्व का मानचित्र है, इसको भी आप देखिए। यह आया विश्व का मानचित्र। इसमें न्यूजीलैंड, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनके बारे में बोला था। इन्होंने इनके बारे में ये पूरा विवरण दिया है। इसी के साथ में आज का जो ये पेपर था, ये कॉपी थी, ये कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कॉपी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसको देखकर समझकर आप भी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो 12th के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके उतना 12th के विद्यार्थियों में इसको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इनसे को